हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट 20 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हम लोग शॉर्ट में सीआरएम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सीआरएम। तो सीआरएम क्या होता है इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ हम सीआरएम के बारे में बात करेंगे। सीआरएम क्या होता है, क्यों सीआरएम की जरूरत है, किस तरह से सीआरएम को बैंक इम्प्लीमेंट करता है, और बेनिफिट्स क्या है सीआरएम के, और सीआरएम की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंप्रूव होती है। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स की डिटेल में डिस्कशन होगी इस चैप्टर में। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूँ कि एग्जाम में सीआरएम को लेकर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीआरएम क्या होता है इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 2 या 3 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में से, और उसमें भी सीआरएम की आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो सीआरएम का टॉपिक में शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में बहुत इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन लेटर सम अप में एक डेफिनेशन बहुत अच्छी दी है सीआरएम की। पहले मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी और फिर हम ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेटर सम अप की जो डेफिनेशन है मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा यहीं से आपको मैं बता देती हूँ। सीआरएम का मतलब क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें एक्चुअली 3 चीजें हैं, कस्टमर, दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा मैनेजमेंट। मतलब कस्टमर के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको हमें मैनेज करना है, वही हमारा सीआरएम। तो इसमें हम करते क्या है, 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर्स को 360 डिग्री से हम एनालिसिस करते हैं। हर तरीके का कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, उसका प्रोफाइल, उसको हम समझते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को हम ट्रैक करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद बात खत्म। कस्टमर का लॉन्ग टर्म कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होता ही रहता है। पहले एजुकेशन लोन, फिर पर्सनल लोन, फिर हाउसिंग लोन, फिर उनके कस्टमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन लोन। तो ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो चलती रहती है। तो हमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को ट्रैक करते रहना पड़ता है डायनामिक बेसिस पे। ऑफरिंग मैचिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए वो उसको ऑफर करना। क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग मतलब आपने क्या किया, पर्सनल लोन था तो आपने हाउसिंग लोन भी दे दिया। तो मतलब एक प्रोडक्ट कस्टमर लेने आया, आपने उसको एक और प्रोडक्ट दे दिया, तो वो क्रॉस सेलिंग हो जाएगा। ठीक है। एंड कीपिंग हिम हैप्पी फॉर एवर, मतलब वो हमेशा खुश रहे, यही हमारे सीआरएम का पर्पस है। तो इसकी डेफिनेशन यही है जो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है। इसमें हम 360 डिग्री कस्टमर के एनालिसिस करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के हम उसके हिसाब से जो मैचिंग प्रोडक्ट है उसको हम ऑफर करते हैं। साथ में हम क्रॉस सेलिंग भी करते हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर को खुद भी नहीं मालूम होता कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम क्रॉस सेल भी करते हैं। और फिर जो है अल्टीमेट हमारा पर्पस यही है कि बैंक का प्रॉफिट रहे प्लस कस्टमर हैप्पी रहे। ठीक है, तो यही हमारा सीआरएम। तो डेफिनेशन आप समझ गए, इसी को हम डिटेल में करेंगे। सीआरएम के लिए आपके बैंकों में सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी हेल्प से जो है सीआरएम का सारा ट्रैक किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। इस तरह से सीआरएम की डेफिनेशन बहुत बार पूछ ली जाती है। जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी है ये 1 नंबर का आपका कई बार पूछा गया, तो इसलिए मैं सीधे आपको लेटर सम अप पे लेके आई। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग गया होगा ना, सीआरएम में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं और उसी हिसाब से प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उसके साथ हम उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं। ये देखिए इंट्रोडक्शन पे ये आ गया। इसमें बोला, इन द हाईली कॉम्पिटेटिव बैंकिंग एनवायरमेंट ऑफ टुडे ऑल बैंक स्ट्राइव टू इंश्योर दैट एफिशिएंट कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर। बोल रहा है कि आजकल के टाइम पे क्या है, बैंकों में बहुत कंपटीशन है, कई सारे टाइप के बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है बैंकों का क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब हर बैंक चाहता है कि उसका कस्टमर सेटिस्फाई रहे। वो हम कैसे कर पाएंगे, हम उसको एक क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी की कस्टमर सर्विस देंगे। स्पीड ऑफ डिलीवरी, मतलब जितना फास्ट हो सके उसको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो उसी से जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बताया। फिर यहाँ से देखते हैं सीआरएम का। सीआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू प्रोवाइड इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विद ए कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर। तो सीआरएम में क्या होता है कि कस्टमर्स की 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। लेटर सम अप की जो डेफिनेशन है ना वो यहाँ पे दी गई। नो मैटर वेयर द कस्टमर रेजाइड्स और वेयर द कस्टमर टच पॉइंट, मतलब कहाँ पे वो रहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कौन सा टच पॉइंट वो इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए एटीएम है, पीओएस है, किसी भी सोर्स से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सबको हम इकट्ठा करते चलेंगे। ठीक है। टुडे मैनी बिजनेस मैनेज डिफरेंट कस्टमर रिलेशनशिप विद मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और विच वीक कस्टमर सर्विसेज एंड अल्टीमेट रिड्यूस टोटल सेल्स। इसमें बोल रहा है कि अलग अलग आजकल के टाइम पे बहुत से बिजनेसेस क्या करते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम कस्टमर को अच्छे से समझ नहीं पाते और उससे हम उसको सही प्रोडक्ट नहीं दे पाते, जिससे हमारी सेल्स रिड्यूस होती है। टू रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, अगर हम सीआरएम का बेनिफिट चाहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। इंटीग्रेटेड मतलब सबको मिला के, आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं रखना, आपको इंटीग्रेटेड रखना है। मतलब सारा ही आपको डेटा एक ही जगह पे मिल जाए। अब कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन एक जगह पे, कुछ इन्फॉर्मेशन एक जगह पे, तो आपस में जो है कम्युनिकेशन बराबर से नहीं बैठ पाएगा। तो तरीका क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके इंटीग्रेटेड वे में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करना है, सभी को एक जगह पर रखना है। टाइम टुगेदर द फ्रंट एंड
फ्रंट एंड द फ्रंट ऑफिस फॉर ए कंप्लीट व्यू ऑफ कस्टमर इन ऑर्डर टू सर्व देम बेटर। तो सबको मिलके जो है कस्टमर्स को बेटर वे में सर्व करना है, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो या कोई भी आपका जो है मतलब सबको मिलके जो है कस्टमर्स को सर्विस में करना है। फिर यहाँ पे नीचे डेफिनेशंस और दी है। CRM इज अ टर्म दैट रेफर टू प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्नोलॉजी दैट कंपनीज यूज टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शन एंड डेटा थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। कस्टमर लाइफ साइकिल मतलब शुरुआत से एंड तक जब भी कस्टमर आपके साथ रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो CRM है इसमें हम प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन कंपनीज या बैंक इस्तेमाल करता है ताकि वो मैनेज और एनालाइज कर सके कस्टमर का इंटरेक्शन, और उसके डेटा को हम उसकी लाइफ साइकिल तक पूरा का पूरा स्टडी करते हैं। इसमें हमारा गोल क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग बिजनेस रिलेशनशिप, ताकि कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, उसको हम बिल्ड कर सके, उसको हम इम्प्रूव कर सके। असिस्ट इन कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन मतलब कस्टमर हमें छोड़ के कहीं ना जाए, तो उसमें ये मदद करता है। एंड ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ, और इससे हमारी सेल्स भी बढ़ जाती है। तो CRM में हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर्स की जितना भी डेटा है, मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, 360 डिग्री उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं, एक आपका आएगा डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे कस्टमर का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दो टर्म्स आपकी लास्ट में आएंगी, डेटा वेयर हाउस और एक रहेगा डेटा माइनिंग। डेटा वेयर हाउस का मतलब जहाँ पे सारा का सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, डेटा माइनिंग जो डेटा इकट्ठा है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ताकि पैटर्न समझने में मदद मिले। तो डेटा माइनिंग मतलब डेटा वेयर हाउस आप समझ लीजिए, जैसे आपने ऑरेंज जूस बनाया या एप्पल जूस बनाया, तो वहाँ पे ऑरेंजेस आपने रखे हुए हैं, तो वो आपका हो गया डेटा वेयर हाउस। डेटा माइनिंग मतलब आपका ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ऑरेंज अगर आपने एक बास्केट में कई सारे रखे हैं तो वो आपका डेटा वेयर हाउस है, उसमें से जो आप ऑरेंज जूस बना रहे हैं तो वो आपका डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग यानी डेटा वेयर हाउस के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, पैटर्न को समझना कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न कस्टमर फॉलो कर रहा है चीज़ों को, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वही इसमें किया जाता है। ये लास्ट में आपका दिया टॉपिक थोड़ा सा डेटा वेयर हाउस एंड डेटा, शॉर्ट में थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो डेटा को यहाँ पे रखा जाता है। और इसमें पूरा 360 डिग्री मतलब कोई भी डेटा नहीं छूटना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेना, जैसे मान लीजिए कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ, तो आपको लगेगा डेट ऑफ बर्थ से क्या फर्क पड़ता है, हमें 360 डिग्री मतलब हमें पूरी तरह से हर तरह की कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी भी सोर्स से हमें मिलेगी, हर जगह हमें इकट्ठा करना है, सबको इंटीग्रेट करना है, और सिस्टम जो है स्टडी करेगा कि कस्टमर्स कहाँ पे शॉपिंग कर रहा है, कहाँ पे परचेज कर रहा है, वो सारा, और फिर जो है हमें उस तरह से कस्टमर को प्रोडक्ट देना है, और चाहे तो क्रॉस सेल भी करना है ताकि कस्टमर जो है सेटिस्फाई रहे, और लॉन्ग टर्म तक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। ठीक है, तो वही होता है डेटा वेयर हाउस। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक बिल्ड करके रखते हैं। कैसे हम करते हैं, उनको कोई हमारी जरूरत है या अगर किसी की तबीयत खराब है तो उनको कॉल करके बोलते हैं कि कैसे हैं आप लोग, तो एक तरह से रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो सेम कस्टमर के साथ आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, उसकी जरूरतों को समझ के। बहुत पर्सनल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बिजनेस टर्म में है। बिजनेस टर्म में हम उसके रिक्वायरमेंट को समझेंगे तो हम उसके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएंगे। उन्हीं सब की यहाँ पे बात की। तो रिलेशनशिप को आप तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में मालूम होगा। तो वही चीज हमारे को CRM करता है, जिसमें हम कस्टमर की पूरी 360 डिग्री जो है एनालिसिस करते हैं, हर तरह का उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा। अगर कस्टमर बार बार ATM आ रहा है तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि बार बार वो ATM ज्यादा प्रेफर कर रहा है, या कस्टमर बार बार इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन कर रहा है तो ये भी एक डेटा है कि हाँ वो इंटरनेट लॉगिन करके ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो इससे हमें कस्टमर की प्रेफरेंसेस पता लग जाएगी और हम उसको उसी टाइप का प्रोडक्ट दे पाएंगे, उससे वो अल्टीमेट सेटिस्फाइज में रहेगा। मतलब हमें अपना होमवर्क करके रखना कस्टमर्स के लिए। अब लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं तो एक एक का होमवर्क हम कैसे करेंगे, होमवर्क मतलब उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो अब लाखों करोड़ों कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को तो मैनुअली कर पाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, तो CRM उसमें हमारी मदद करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से बैंक कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मैनेज करता है। व्हाट इज CRM इन बैंकिंग एंड जनरल, मतलब जनरल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में क्या है CRM यहाँ पे बोला गया। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन CRM। CRM के 3 एलिमेंट्स है, इसके नाम में ही है। C माने कस्टमर, R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। तो 3 चीजें आपके CRM में आ जाएगी, कस्टमर, रिलेशनशिप, मैनेजमेंट। तो इसमें हमें अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लॉन्ग टर्म तक मैनेज करके रखना, तो यही इसमें मेन है, मतलब यही इसका डेफिनेशन। तो इसमें लिखा है द अबव 3 फैक्टर्स इंडिकेट दैट द बैंक हैव टू मैनेज द कस्टमर एंड मैनेज देयर रिलेशनशिप आल्सो। तो बैंक को अपने कस्टमर को भी मैनेज करना है और बैंक को कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना है। ठीक है, तो 2 चीजें इसमें मैनेज करनी, कस्टमर और रिलेशनशिप। बैंक हैज टू मैनेज द कस्टमर बाय ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट मैचिंग द। तो कस्टमर को बैंक कैसे मैनेज करेगा, उसको राइट प्रोडक्ट देके, जो उसको चाहिए वही प्रोडक्ट देके उसको हम उसको मैनेज कर पाएंगे। रिलेशनशिप, हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करेंगे, रिलेशनशिप विद द कस्टमर मींस दैट सर्विस क्वालिटी ऑफ द बैंक दैट शुड मैच द कस्टमर। तो रिलेशनशिप मतलब जो क्वालिटी, जो सर्विस क्वालिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा है
तो क्या आप उसको उस क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो इससे आपको क्या कर सकते हैं, इससे आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, मतलब आपसे वो क्या एक्सपेक्ट चाहता है। अगर कस्टमर चाहता है कि पर्सनल लोन उसको 2 दिन में सैंक्शन हो जाए, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, और आपने उसको 2 दिन में पर्सनल लोन अगर सैंक्शन करके दिया, तो आपने उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया, क्योंकि जिस सर्विस क्वालिटी को वो एक्सपेक्ट कर रहा था वही आपने उसको दिया। रिजल्ट इन टोटल सेटिस्फिकेशन ऑफ कस्टमर, इससे कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। और फिर नीचे यहाँ पे लिखा है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर किया जाता है। मतलब इसमें सीआरएम में बेसिकली क्या है, 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स को हर एंगल से, हर तरह से वो उसको समझा जाता है कि क्या वो प्रोडक्ट चाह रहा है, कहाँ जाके वो सर्विसेज को अवेल कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट को ले रहा है, एंड देयर प्रोफाइल, कस्टमर और उसकी प्रोफाइल को 360 डिग्री व्यू से समझा जाता है। ट्रैकिंग देयर रिक्वायरमेंट, उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको ट्रैक करते रहना। डायनामिक मतलब, स्टैटिक मतलब एक बार हो गया, डायनामिक मतलब बार बार चेंज हो रहा है कस्टमर, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उसको हमें ट्रैक करना है। ऑफरिंग मैचिंग प्रोडक्ट, तो जिस हिसाब से उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए वही हमें उसको ऑफर करना है। क्रॉस सेलिंग रिलेवेंट प्रोडक्ट, तो अगर उसको कोई प्रोडक्ट हम क्रॉस सेल करना चाहे तो वो भी हम करेंगे। एंड कीपिंग हिम हैप्पी फॉर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमारी लेटेस्ट सम अप वाली है ना, लेटेस्ट सम अप पे जो हमने डेफिनेशन देखी तो वो यहाँ पे लिखी हुई है कि कस्टमर्स का 360 डिग्री एनालिसिस करना, उसके प्रोफाइल को समझना, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें ट्रैक करना है। जो प्रोडक्ट उसको चाहिए वही वाला प्रोडक्ट हमें ऑफर करना है। क्रॉस सेल करना है हमें प्रोडक्ट का, और मतलब जो कस्टमर है वो अल्टीमेट जो है हमेशा खुश रहे, ये हमारी इसमें ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव रहता है सीआरएम का। फिर यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम इज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल, मतलब कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना है जो कि प्रॉफिटेबल होगा बैंक के लिए, थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर। तो इसको हम एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर पाएंगे, हमें कस्टमर को अच्छे से समझना होगा। इन ऑर्डर टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप, हमें कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। ऑफर ऑप्टिमल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन डायनामिक बेसिस, डायनामिक मतलब बार बार, ऑप्टिमल मतलब उसकी जो हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको चाहिए वो हम डायनामिक बेसिस में देंगे। एंड अचीव लाइफ टाइम वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर से हम लाइफ टाइम वैल्यू से अचीव कर सकते, तो यही हमारा इसमें हो जाएगा। द स्टेज इन्वॉल्व इन सीआरएम, सीआरएम में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इसमें है कस्टमर सेंट्रिसिटी, गेट द होल स्टाफ मेंबर्स ऑन बोर्ड। कस्टमर सेंट्रिसिटी मतलब कस्टमर्स को यहाँ पे बीच में रखा जाएगा, ये है आपका बीच में कस्टमर और सारे स्टाफ मेंबर, मतलब कस्टमर्स को सेंट्रिक, कस्टमर पे मेन फोकस आपका होना चाहिए, सारे स्टाफ मेंबर्स का मेन फोकस कस्टमर पे होना चाहिए। कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल थ्रू द टेक्नोलॉजी इनेबल, कई सारे टेक्नोलॉजी उनसे कस्टमर की प्रोफाइल को कैप्चर करना, मतलब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। क्रिएट ए 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर, कस्टमर का 360 डिग्री व्यू लेना, और डिसाइड द प्रोफाइल इनटू कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट, तो कॉमन जो इन्फॉर्मेशन उनको एक एक बकेट में रखना, मतलब एक तरह की इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिजाइनिंग सूटेबल प्रोडक्ट, तो कस्टमर के लिए जो सही है उसी तरह का प्रोडक्ट उनको डिजाइन करके देना। ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द टारगेट एंड सेगमेंटेड कस्टमर फ्रॉम द, तो जो आपने बकेट अलग अलग सेलेक्ट की थी तो उसमें जो जो जिसके लिए जो प्रोडक्ट सूटेबल है उसको वाला प्रोडक्ट ऑफर करना। प्रोवाइडिंग द राइट सेल्स एंड सर्विस प्रोसेस टू अचीव टोटल, तो सही सेल्स आपको कस्टमर्स को देनी है और प्रोसेसेस भी ऐसे होने चाहिए ताकि कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो। मिनिमाइजिंग रिस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर, अगर कस्टमर की कोई इंक्वायरी है तो कम से कम टाइम में उसको रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है कम से कम रखना ताकि कस्टमर्स की क्वायरीज या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप टाइमली रिप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है ट्रैकिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन डायनेमिक बेसिस, और ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्रोडक्ट दिया और उसके बाद बात खत्म, ये हमारे को डायनेमिक बेसिस पे कस्टमर को ट्रैक करते रहना है टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि कई साल पहले कस्टमर जो है पासबुक में एंट्री लेना पसंद करते थे, तो उस टाइम पर उनके लिए पासबुक था। अभी 20-30 साल बाद वो पासबुक ना लेके इंटरनेट बैंकिंग से अपने ट्रांसफर लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमें ट्रैक करना है ताकि जो चेंजिंग डायनामिक्स है कस्टमर्स का, मतलब हमेशा कस्टमर एक टाइप के प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेगा, उसका चेंज होता रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें उसको ट्रैक करते रहना चाहिए डायनामिक बेसिस है। स्टैब्लिश हेल्दी कस्टमर, एक अच्छा कस्टमरशिप मतलब एक अच्छा हेल्दी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, ठीक है। यही चीजें सीआरएम में की जाती है। फिर यहाँ पे एक लास्ट लाइन बोली है कि अगर बैंक ऑल द अबव इनिशिएटिव इंडिकेट दैट सीआरएम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर बैंक फॉर बीइंग प्रोएक्टिव, तो ये जो चीज हमने पढ़ी तो इसमें हमने देखा कि बैंक प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब कुछ हो जाने से पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा, कस्टमर कुछ बोले उससे पहले ही आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कस्टमर कुछ बोले उससे पहले ही आप उनको बता दीजिए कि हाँ ये प्रोडक्ट आप मांग रहे हैं, तो उस तरह से हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए इन एड्रेसिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्ट, मतलब कस्टमर जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर कई बार हिचकिचाता है, वो अपने बात नहीं बोल पाता, पर अगर हम उसको पहले से ऑफर करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है तो वो हाँ बोलेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए और काफ़ी खुश भी उसमें होगा। तो वही बोला कि अलग अलग चैनल से आप उसके इन्फॉर्मेशन को लीजिए, उसके डेटा को इकट्ठा कीजिए और फिर उसको एनालिसिस कीजिए, उससे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और इससे जो है हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ेगी। यानी सीआरएम में ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही ताकि हम कस्टमर्स के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएं। कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या वो हमसे एक्सपेक्ट करेगा। कस्टमर हमसे कल कुछ मांगेगा पर पहले से उसकी स्टडी के एनालिसिस के बेसिस पे हम आज ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि कस्टमर कल क्या डिमांड करने वाला है और उसी प्रोडक्ट को हम कल उसके सामने रेडीमेड ऑफर करके रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ में की जाती है। फिर बोला कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन इज द एसेंस। तो इसमें कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है और ये 3 डायमेंशन से पूरा किया जा सकता है। 3 चीजें क्या है? एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर, हमें नए कस्टमर्स को लेके आना है हु आर इमीडिएटली प्रॉफिटेबल। तो जो नए कस्टमर्स हैं वो हमारे लिए इमीडिएटली प्रॉफिटेबल है। मान लीजिए कोई हाउसिंग लोन का या कोई करंट अकाउंट का कस्टमर, पर्सनल लोन, नए कस्टमर्स को हमें एक्वाइजिशन करना है। तो नए आ गए तो क्या हम पुरानों को भूल जाएंगे? नहीं, पुरानों को भी हमें रिटेंशन करना है क्योंकि नए कस्टमर लाने में हमारा खर्चा ज़्यादा होता है। अगर हम पुरानों को रिटेन करते तो हमारे लिए सस्ता पड़ता है। ठीक है, वो भी है और पुराने वाले हमारे लॉन्ग टर्म जो है लॉयल कस्टमर्स होते हैं तो वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि पुराने कस्टमर्स के बेसिस पे जो हम आज हैं वो हम पुराने कस्टमर्स की वजह से, तो हम नए के चक्कर में पुरानों को नहीं भूल सकते। तो पुराने में हमें रिटेन करने पड़ेंगे विच आर हु आर मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वैल्यू टू द बैंक। तो लंबे ड्यूरेशन से वो बैंकों के लिए वैल्यूएबल रहते हैं। तीसरा, एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप विद द बैंक इनकरेजिंग मोर परचेज। तो हम कस्टमर रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे ताकि कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे और एंड शिफ्टिंग द लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर टू लोअर कॉस्ट डिलीवरी चैनल। ऐसे कस्टमर जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब जो छोटे अमाउंट के ट्रांसफर्स कर रहे हैं, तो उनको ब्रांच विजिट ना करा के हम उनको सीधे ही जो कि लोअर कॉस्ट डिलीवरी चैनल जैसे एटीएम है, तो कस्टमर मान लीजिए 1000 रुपये विड्रॉ करने के लिए ब्रांच आ रहा है तो वो ब्रांच का स्टाफ का टाइम वो सब इन्वॉल्व होगा ना। तो बेटर है कि जो छोटे अमाउंट के लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर उनको हम अल्टरनेट डिलीवरी या लो कॉस्ट डिलीवरी चैनल जैसे हम उसको एटीएम में भेज सकते हैं या फिर हम उसको कोई ऐप डाउनलोड करके बोल सकते हैं कि आप सीधे पैसा ट्रांसफर कर लें। तो इस तरह से हमें शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक आपका हो गया। फिर नीचे है आपका वाई सीआरएम। सीआरएम हमें क्यों चाहिए, तो उसी की यहाँ पे बात की। तो वाई सीआरएम में पूरे के पूरे टॉपिक है, मतलब 7-8 रीजंस इन्होंने बताए कि हमें सीआरएम क्यों चाहिए, बट उससे पहले हम लोग उसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। इंट्रोडक्शन में यही था कि सीआरएम में हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री कस्टमर का एनालिसिस करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट देते हैं ताकि अल्टीमेट जो हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई इसमें रहे। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो है 3 चीजें आ जाएंगी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो हमें मैनेज करना है, कस्टमर को भी मैनेज करना है और हमें रिलेशनशिप जो है उसको भी मैनेज करना है। कस्टमर को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो कस्टमर को मैनेज कर पाएंगे हम उसको ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट, हम उसको उसके हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट देंगे तो हम कस्टमर को मैनेज कर पाएंगे। हम उसके साथ रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर पाएंगे, हम जिस क्वालिटी की कस्टमर हमसे एक्सपेक्टेशंस करता है उस टाइप की क्वालिटी का उस टाइप की हम सर्विस क्वालिटी देके उसके साथ रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सीआरएम में हम 360 डिग्री कस्टमर का उसके प्रोफाइल का स्टडी करते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं, जिस टाइप से उसको प्रोडक्ट चाहिए या सर्विसेज चाहिए वही प्रोडक्ट हम उसको ऑफर करते हैं एंड क्रॉस सेल करते हैं ताकि जो है अगर उसको रिलेवेंट प्रोडक्ट चाहिए तो उसको हम क्रॉस सेल करेंगे ताकि वो हमेशा खुश रहे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। सीआरएम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्रोडक्ट दिया और सीआरएम का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो सीआरएम में क्या होता है कि डायनामिक बेसिस पे हमें ट्रैक करते रहना पड़ता है, तो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनाना होता है। और स्टेजेस कौन कौन से, मतलब सीआरएम में कौन कौन से स्टेजेस है, तो इसमें कस्टमर सेंटर से, मतलब सारा फोकस कस्टमर की तरफ होना चाहिए। कस्टमर को यहाँ पे हमें बिल्कुल सेंटर में बिठाना और उसके हिसाब से हमें सोचना है। फिर हमें क्या करना है, कस्टमर की प्रोफाइल को, अलग अलग टेक्नोलॉजी है उनकी हेल्प से कस्टमर की प्रोफाइल को इकट्ठा करना है। फिर 360 डिग्री हमें कस्टमर्स का व्यू लेना, मतलब उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। जब हमने उसका पूरा 360 डिग्री व्यू किया तब हम उसके हिसाब से सुटेबल प्रोडक्ट या सर्विसेज उसके लिए बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सही कस्टमर्स को जो है सही प्रोडक्ट बेचेंगे और जो रिस्पॉन्स टाइम है, मान लीजिए कस्टमर्स का कोई इंक्वायरी है या कोई उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम कम से कम टाइम में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ में हमने उसको प्रोडक्ट दे दिया, उसके साथ भी हम उसको ट्रैक करते रहेंगे डायनामिक बेसिस पे। अगर उसको कोई नया प्रोडक्ट चाहिए तो हमसे वो ले सकता है। एक अच्छा लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोलिए। कस्टमर रिलेशनशिप में 3 चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। नए कस्टमर्स को एक्विजिशन करने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो बैंकों के लिए अल्टीमेट बेनिफिट है। सेकंड, जो ऑलरेडी कस्टमर्स है उनको रिटर्न करने की कोशिश की जाएगी, मतलब वो हमारे साथ बने रहे क्योंकि उन्हीं से हमें प्रॉफिट हो रहा है। और लास्ट में जो कस्टमर रिलेशनशिप को एक्सपेंड है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की, और जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ले रहा है बैंक से तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उनको ऑफर करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेसेस करें। बैंकों के टर्म में परचेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे उसने पर्सनल लोन लिया है तो आपने उसको हाउसिंग लोन भी दिया, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो बैंकों से ले।
लॉकर भी ले लिया कस्टमर ने, करंट अकाउंट है या सेविंग है या एफडी है, तो कई सारे लाखों हजारों बैंकों के प्रोडक्ट रहते हैं, तो उनको कस्टमर ले, उसके लिए उनको इनकरेज करना। और जो लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है, लेस प्रॉफिटेबल मतलब छोटे अमाउंट के जो है वो ब्रांच आके अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे आप एटीएम से ट्रांसफर कर लीजिए, जो कि हमारे लिए कॉस्टली कम है। या अगर छोटे अमाउंट की 5,000 10,000 की कस्टमर नेफ्ट कर रहा है, तो हम उसको बैंक की ऐप डाउनलोड करा देंगे कि आप अपना ऐप से कर सकते हैं, आपको बैंक आने का जरूरत नहीं नेफ्ट इन सब के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई सीआरएम। तो सीआरएम के बारे में हमने काफी पढ़ लिया, पर इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है फॉलोइंग नीड्स ऑफ बैंक फॉर, तो इतने सारे कारण है जिसकी वजह से हमें सीआरएम चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कारण है। इसमें बोला है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉय से ज़्यादा वैल्यू लेने के लिए, कंपटीशन बढ़ गया है, एनपीए भी बढ़ गया है, फी बेस इनकम की भी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है, डिलीवरी चैनल को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। तो मैंने जैसे इसको रीड किया है, लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा एक आपका टॉपिक दिया, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा था, नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो पहला ये आ गया, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो यानी हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे हम लोग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, देखिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आर बेसिकली मैनेजिंग ऑपरेशन कॉस्ट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब जो आपका ऑपरेशन कॉस्ट, मतलब किसी भी चीज में आपका कितना खर्चा लग रहा है, उसी को बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्ट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें जो खर्चा आ रहा है, उस खर्चे को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर द बैंक इज जनरल एंड डिलीवरी कॉस्ट इन एप्लीकेशन, द क्लासिक एग्जाम्पल इन इज शिफ्टिंग द कस्टमर। तो इसमें बोल रहा है कि हम कैसे खर्चा कम कर सकते हैं। तो तरीका क्या है कि हम कस्टमर को शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट, रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक वही होता है कि रिमोट मतलब बैंकों से दूर, उनको ब्रांच ना आना पड़े और वो घर बैठे बैठे अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करे, तो वही उसमें हो जाएगा, जैसे आपका एटीएम। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट डिलीवरी द ब्रांच इज मोर। अब कस्टमर ब्रांच आ रहा है तो काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। ब्रांच का स्टाफ इन्वॉल्व है, फिर वहाँ पे आपका एसी चल रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं, बैंकों का स्टाफ का टाइम है, फिर ब्रांच प्रोमाइसेस। तो ब्रांच अगर आता है तो काफी कॉस्टली है, लेकिन उसी के बदले अगर वो एटीएम में जाता है तो क्या होगा, हमारे लिए कम कॉस्टली होगा। सो बैंकों का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शिफ्ट द कस्टमर फ्रॉम ब्रांच टू एटीएम। इसलिए आपने देखा होगा कि इनिशिएटिव किए गए बैंकों के द्वारा कि छोटे अमाउंट के लिए जो है कस्टमर एटीएम में ना आए, जैसे उनको बड़ा अमाउंट चाहिए 1 लाख 2 लाख, तभी वो ब्रांच आके विजिट करें। पर अगर उनको 10,000 5,000 15,000 ऐसे छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन चाहिए जो एटीएम अलाउ करेगा, तो बैंक उनको वहीं पे भेजता है। तो इससे क्या होगा, हमारी ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इसमें हो गया नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब है कि ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, हम देखेंगे कि कस्टमर अगर ब्रांच आ रहा है तो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट महंगी पड़ रही है, क्योंकि ब्रांच का प्रेमाइसिस है, ठीक है, रेंट पे करना है, स्टाफ को सैलरी देनी है। उसी के बदले सारा काम अगर एटीएम मशीन से हो जाए तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कस्टमर को शिफ्ट करने की कि वो इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल पे जाके अपने ट्रांजेक्शन करे। सेकेंड है नीड टू ड्राइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय की यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है कि उनका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो वही लिखा है कि अगला तरीका क्या है कि हमें एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। हम उनके रोल को रीडिफाइन करेंगे, मतलब पहले जो काम करते थे जरूरी नहीं है उसमें कुछ चीज़ अगर हमें ऐड ऑन करनी है तो वो भी हम इसमें करेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट से क्या हो रहा है, और सुपर एनुएशन मतलब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, टाइम से पहले अपना रिटायर होकर अपना जा रहे हैं, तो स्टाफ की शॉर्टेज बढ़ रही है। तो अब आपको कम स्टाफ से ज़्यादा काम कराना पड़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। हियर वैल्यू डायमेंशंस आर टूफोल्ड, एम्प्लॉय वैल्यू एंड कस्टमर वैल्यू। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। एम्प्लॉय वैल्यू मतलब जैसा था एम्प्लॉय से हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, कस्टमर वैल्यू मतलब कस्टमर को अच्छी सर्विसेज हम दे पाए। एम्प्लॉय वैल्यू इज इंक्रीज बाय डिप्लॉइंग देम इन मार्केटिंग। अब एम्प्लॉय वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, उनको मार्केटिंग में लगाएंगे, क्रॉस सेल या अपसेल की अपॉर्चुनिटीज उनको देंगे। क्रॉस सेल होता है जैसे आपने हाउसिंग लोन था, हाउसिंग लोन के साथ मान लीजिए आपने 1-2 और उसको आपने म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट दे दिया या एफडी करा ली, ठीक है, या कोई अकाउंट ओपनिंग कर लिया, तो वो सारे क्रॉस सेल हो जाएंगे। अपसेल मतलब हाई रैंक का, जैसे मान लीजिए दुकान में आप 100 रुपये की चीज़ खरीदने गए और दुकानदार ने आपको 100 रुपये की 2-3 चीज़ें और पकड़ा दी, तो वो हो जाएगा क्रॉस सेल। अपसेल में आप लोग खरीदने गए थे 100 रुपये की चीज़ और दुकानदार ने आपको 1,000 रुपये की कोई चीज़ बेच दी। अपसेल मतलब जितना वो लेने आया था उससे कई गुना ज़्यादा महंगी चीज़ आपने अगर उसको दुकानदार ने आपको बेच दी तो वो अपसेल हो जाएगा। अब मतलब हाई, जितना हम खरीदने आए थे उससे कई गुना ज्यादा। क्रॉस सेल में उसी के आसपास का रेट, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये की कोई चीज ले रहे हो तो आपने 20 रुपये की 40 रुपये की कोई और चीज खरीदी छोटी मोटी, तो आपका क्रॉस सेलिंग होगा। अप सेलिंग मतलब
आपने जैसे आप किसी दुकान में गए, शोरूम था, ठीक है, तो वहां पे आपने घर के राशन का सामान खरीदा, राशन के साथ आपने एक दो छोटी मोटी चीजें खरीद ली। तो आप खरीदने गए थे एक राशन का सामान, पर आपने 8-10 राशन का सामान खरीद लिया अपने घर का, तो क्रॉस सेल है। लेकिन राशन का सामान खरीदते करते आपको एक फ्रिज वहाँ पे बहुत पसंद आ गया शोरूम में, और आपने एक फ्रिज खरीद लिया, तो फ्रिज क्या है, वो अपसेल लेंगे, क्योंकि राशन का सामान आपका 2-4 हजार में आ जाएगा, लेकिन फ्रिज की कीमत आपकी 20 हजार या 25 हजार होगी। तो उस हिसाब से वो कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो वो अपसेलिंग उसमें होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उनको मार्केटिंग में लगा सकते हैं, क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग में लगा सकते हैं, तो इससे हमारा जो है बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस हमारा बढ़ेगा। कस्टमर वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे, पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इन मेकिंग द कस्टमर अवेलिंग द मैक्सिमम नंबर। तो कस्टमर वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे कि एक कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर करके, एक कस्टमर मान लीजिए पर्सनल लोन लेने आया और हमने क्या किया, उसको हाउसिंग लोन भी दिया, तो पर कस्टमर जो है उसका जो पर कस्टमर जो है प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ गई, क्योंकि पहले हम पर्सनल लोन में मान लीजिए उससे 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू थी कि वो 10% हमें इंटरेस्ट पे कर, अब हमने उसको हाउसिंग लोन दिया उसमें 9%, तो अब 10 से कितना हो गया, 19% हो गया, तो हमने अपनी कस्टमर वैल्यू को बढ़ा लिया। तो कस्टमर वैल्यू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उसको बेचना, और एम्प्लॉय वैल्यू मतलब एम्प्लॉय से ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करवाना, उनको क्रॉस सेल कराना, अपसेल कराना, और उनको मार्केटिंग में लगाना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रीजन हो गया। तीसरा, इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो रिटेल बैंकिंग में भी काफी कंपटीशन बढ़ गया, हर बैंक जो है रिटेल प्रोडक्ट ऑफर करता है, और क्योंकि लिखा भी है इसका रीजन, क्योंकि रिटेल बैंकिंग इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो बैंकों के लिए काफी प्रॉफिटेबल होता है। और जैसे आपके प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक, तो ज्यादातर वो इस मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और उनका मेन फोकस यही रहता है कि कस्टमर का ओरिएंटेशन रहे और उनको कस्टमर के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिया जाए, ठीक है। तो कई सारे बेनिफिट इसमें कस्टमर्स को देते हैं, जैसे डिलीवरी चैनल, और क्या उनको इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, या वैल्यू एडिशन, ताकि कस्टमर्स को रिटेन किया जाए। अगर आपका एक अच्छा सीआरएम प्रोग्राम आपका अच्छा रहेगा, तो उससे आप इन ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर पाओगे। कस्टमर्स को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा डिलीवरी चैनल वो पसंद करते हैं, क्या रेट उसको पसंद है, ठीक है। प्रोसेस में आप एफिशिएंसीज बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट को आप डेवलप कर सकते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट से। नेक्स्ट है राइजिंग एनपी। रिटेल बैंकिंग और जो एनपीए है एक साथ है, मतलब रिटेल बैंकिंग में क्या पब्लिक एट लार्ज है, ठीक है, मास पॉपुलेशन है जिनको हम प्रोडक्ट देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि एनपीए भी बढ़ता जा रहा है। रिटेल बैंकिंग बहुत ही अट्रैक्टिव रेवेन्यू मॉडल है, मतलब बहुत ही फायदेमंद है बैंकों के लिए, और लेकिन साथ में इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि अब इतने लाखों करोड़ों को आप लोन दे रहे हो, तो उसमें से कुछ कस्टमर्स जो है आपका लोन का पैसा नहीं रिपे करेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट लोन के कंपैरिजन में एनपी कम है, बट फिर भी रिटेल में काफी पब्लिक एट लार्ज के ऊपर काफी लोन मतलब एनपी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो कि अनसिक्योर्ड है, मतलब जिसके लिए हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, तो वो सबसे ज्यादा एनपी होने का चांस रहता है। और कुछ प्राइवेट बैंकों ने भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया, यही एनपीए उनका काफ़ी बढ़ गया, और इसीलिए उन्होंने अपने रिटेल को थोड़ा सा लोन को कम करने की कोशिश की। प्राइवेट में तो ज़्यादातर पब्लिक ये क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन में काफ़ी एनपीए हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों में हाउसिंग लोन में भी काफ़ी एनपीए देखने को मिला, काफ़ी डिफॉल्ट। तो इसलिए हमें एक अच्छे से कस्टमर ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें हम कस्टमर को मॉनिटर कर सके और जो लोन है उसकी रिकवरी कर सके, मतलब सिस्टम ही सारा मॉनिटर करेगा कि हाँ ये डेट है, ये रिकवरी है। तो अब तो सीआरएम में ऐसे ऐसे इनिशिएटिव किए गए कि आपकी जो डेट होगी ईएमआई की डेट, सिस्टम आपको उसी डेट पर रिमाइंडर भेजेगा कि कल आपका ईएमआई ड्यू है, अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखना। तो ये सब सीआरएम के ही इनिशिएटिव है जिससे ऐसा किया जा रहा है। तो कस्टमर्स को सीआरएम फॉलो अप कर सकता है रिकवरी के लिए। अब लाखों करोड़ों कस्टमर है, तो एक स्टाफ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बट अगर सॉफ्टवेयर एक एक करके ट्रैक कर रहा है, वो देखेगा आपका सिस्टम में कौन सा डेट है ओवर ड्यू, मतलब आपका ईएमआई डेट कौन सा, तो आपको ट्रैक करके फॉलो अप करेगा कि हाँ ये डेट है, कस्टमर को बार बार रिमाइंडर भेजना, उसको मेल भेजना, तो काम सिस्टम ही कर लेगा। तो बहुत चीज़ें इसमें हेल्प हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। इसमें बोला है कि अभी बैंकों का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी डिक्लाइन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब कितना बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है और कितना बैंकों को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। जैसे एफडी आरडी में कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है और कितना बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, जैसे हाउसिंग लोन इन सब में, तो उन्हीं के डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। कि बिल्कुल वैसे ही आप कोई सामान 10 रुपए का बेच रहे हैं और आपको कोई सामान वो 5 रुपए का पड़ रहा है, तो 10 माइनस 5 रुपए का आपका फायदा हो जाता है। तो बिल्कुल वही इंटरेस्ट के टर्म में जो डिफरेंस है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। मान लीजिए हाउसिंग लोन में बैंक 10% इंटरेस्ट कस्टमर से चार्ज कर रहा है और एफडी में 7% पे कर रहा है, तो 10 माइनस 7 3, तो 3% आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी कम हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि काफी कॉम्पिटिशन हो गया है। तो कोई बैंक अगर मान लीजिए 10% में हाउसिंग लोन दे रहा है, तो दूसरा बैंक 9% में दे रहा है, तो इसीलिए बैंक कॉम्पिटिशन के चक्कर में, मतलब कस्टमर को तो बेनिफिट हो रहा है बट बैंकों का मार्जिन इसमें कम होता जा रहा है। तो इसीलिए अब बैंकों को सर्वाइव करने के लिए कुछ और तो ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए फी बेस्ड इनकम का भी काफी मतलब जमाना आ गया। अभी थर्ड पार्टी का जो प्रोडक्ट है उसको बैंक बेचता है अपने कस्टमर को, बदले में फी उनसे चार्ज करता है।
यहाँ पे आप डेटा देखिए, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंकों का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ उनकी फी बेस इनकम है। फी बेस इनकम जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया, बैंक गारंटी, लॉकर दे दिया, मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, उसके अलावा बैंक फी चार्ज करता है। ठीक है, लॉकर का फी ले लिया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गया, ठीक है, या कोई और आपको कोई वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज दे दी जिससे आपको फी कलेक्ट करेगा बैंक, तो वही इसमें बोला। म्यूचुअल फंड बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस तरह से थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को बेच के बैंक फी की टर्म में अपनी अर्निंग कर रहा है, तो वही आपका फी बेस इनकम हो गया। ठीक है, क्योंकि फी बेस इनकम भी काफी बढ़ रहा है, और मार्केटिंग जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, नॉन लाइफ हो या म्यूचुअल फंड हो, तो ये एक अच्छा फी का सोर्स है बैंकों के द्वारा, क्योंकि वो अपने टारगेटेड कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे गोल्ड कॉइन है, तो गोल्ड कॉइन को बेचना ये भी एक अच्छा फी बेस इनकम है बैंकों के लिए। तो सीआरएम क्या करता है, कस्टमर्स के डेटा को ट्रैक करता है। ठीक है, और ट्रैक करके बैंकों को इन्फॉर्मेशन देता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स को वो वाला फी बेस प्रोडक्ट बेच सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी चैनल एफिशिएंसी। सो डिफरेंट डिलीवरी चैनल, तो कई सारे डिलीवरी चैनल कस्टमर्स को दिए जाते हैं, जैसे आपके फिजिकल ब्रांच आके विजिट करेगा, रिमोट मतलब घर बैठे बैठे या एटीएम, इन सब से तो कस्टमर को दिए जाते हैं फॉर एनहांसिंग देयर एक्सपीरियंस, ताकि उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव हो और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है बढ़े। कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट चैनल पसंद है, जैसे ब्रांच विजिट करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, रिमोट चैनल जैसे एटीएम, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग पसंद करते हैं। ज़्यादातर 60+ के जो लोग हैं वो ब्रांच आके अपना काम करना पसंद करते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है, 30, 25, 40 की जो जनरेशन है, वो एटीएम, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग को ज़्यादा प्रेफर करती है। सम ऑफ कस्टमर्स विल लाइक टू हैव ब्लेंड मतलब दोनों का मिक्सचर, कि कुछ सर्विसेज उनको ब्रांच से मिल जाए और कुछ सर्विसेज वो घर बैठे करे। ठीक है, तो कुछ उसकी ब्लेंडिंग चाहते हैं। तो सीआरएम में बैंकों को पता लग जाता है कि कौन सा चैनल मिक्स कौन से कस्टमर को देना है, तो उसका भी हमें आइडिया लग जाता है, और उसको हम वही कस्टमर देते हैं, वही उस कस्टमर को वही वाला डिलीवरी चैनल देते हैं, जिससे कस्टमर की लॉयल्टी और रिटेंशन बढ़ता है। लास्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का भी यूज हो गया। रिटेल बैंकिंग में देखिए टेक्नोलॉजी का बहुत रोल बढ़ गया। रिटेल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपका सीबीएस है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो ये ऐसे माइलस्टोन, ये एक तरह से मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये काफ़ी आगे चले गए, मतलब काफ़ी इन्होंने बैंकों को सपोर्ट किया, और बैंक भी चाहता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बैंक काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जैसा आपका एटीएम है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, ये सब क्या, ये टेक्नोलॉजी जिनकी हेल्प से बैंकों को ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है और अपना प्रोडक्ट बैंकों को बैंक कस्टमर को बेच देता है। फिर यहाँ पे बता भी रखा है कि बोल रहा है कि जो सीआरएम आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और मेन चीज है कि आपका जो डेटा है वो कितना रोबस्टनेस, मतलब कितना सही डेटा आपने सीआरएम में एंटर किया, क्योंकि अगर गलत डेटा है तो उसके प्रिडिक्शन भी गलत आएगी ना, तो सही डेटा एंटर करना जरूरी है। डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग, ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि सीआरएम इस्तेमाल करता है। डेटा वेयरहाउस जहाँ पे सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा माइनिंग उस स्टोर किए हुए डेटा में से अपने काम का डेटा। अब मान लीजिए डेटा वेयरहाउस में 100 टाइप का डेटा रखा है, तो उसमें से काम की एक या दो बात ही काम की होगी, तो वो एक या दो बात काम की वो होगा हमारा डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग मतलब डेटा वेयरहाउस से चीजों को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, चीजों को एक्सट्रैक्ट करना कि क्या पैटर्न चल रहा है डेटा में, उसको समझना, वही डेटा माइनिंग होता है। और बोल रहे जो भी डेटा है सीआरएम में, जो भी डेटा जा रहा है वेयर हाउस में, जो स्टोर हो रहा है डेटा, वो सीधे सीबीएस से जाना चाहिए विदाउट में, मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब कस्टमर बहुत सारे, तो सीबीएस में जो भी आप एंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा वेयर हाउस में जाके स्टोर हो जाना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस डेटा होता है, फिर आपको इसमें डिसीजन लेने में भी काफी आसानी रहती है। ठीक है, एमआईएस होता है आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो इसकी हेल्प से आप डेटा को समझते हैं, उसको स्टडी करते हैं। और तो वही बोल रहा है कि अगर आपने सही तरह से नहीं किया या सीबीएस से सीधे डेटा डायरेक्ट नहीं जा रहा वेयर हाउस, तो उन सबसे क्या होगा कि आपको के पास सही डेटा नहीं होगा, रोबस्ट मतलब सही डेटा जो कि जरूरी है, और उससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोली। इसके साथ ये जो पार्ट 1 है इसको यहीं पे कंप्लीट कर दे। पार्ट 2 में हम लोग उसको यहाँ से देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो उसके 6 स्टेजेस है उसको जस्ट शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस इसमें है, तो हमें क्यों चाहिए, मतलब हम क्यों सीआरएम को इस्तेमाल करें, क्या इसकी जरूरत है। तो पहला है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज मतलब जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम से कम किया जा सके, तो उसका तरीका है हम कस्टमर को ब्रांच से शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल जैसे एटीएम से। दूसरा इसका रीज़न है कि अभी ज़्यादा वैल्यू हम चाहते हैं एम्प्लॉयज से भी और हमारे कस्टमर से भी, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत से स्टाफ ले लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट और भी कई सारे ऑप्शंस, पर उतनी वैकेंसीज नहीं आती, जिसकी वजह से जो स्टाफ है वो कम पड़ जाता
चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम स्टाफ की अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एम्प्लॉय वैल्यू और कस्टमर वैल्यू हमें बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉय वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने एम्प्लॉय को मार्केटिंग में लगाएंगे, उनसे क्रॉस सेलिंग कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कस्टमर वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हम अपने प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे, जिससे हमारी पर कस्टमर जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दो चीज़ें इसमें करेंगे। नेक्स्ट है कंपटीशन भी बैंकों में बहुत बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी से हम ट्रैक कर सकते हैं कस्टमर को, उसको सही प्रोडक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट एनपीए भी बहुत ज़्यादा बैंकों का ग्रो हो रहा है। अगर हम रिटेल की बात करें तो प्राइवेट में आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल बैंकिंग में बहुत एनपीए हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में हाउसिंग लोन में काफ़ी एनपीए हो रहा है। तो आपका सीआरएम सब कुछ ट्रैक करता है, रिकवरी करने में बैंकों की मदद करता है। फी बेस्ड इनकम भी बैंकों की काफ़ी बढ़ गई है, जैसे म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट भी बैंक बेच रहे हैं। और यहाँ पे एक प्राइवेट बैंक का डेटा भी दिया है कि 50% उसकी जो अर्निंग है वो फी बेस्ड इनकम से ही हो रही है। तो बैंक अपने कस्टमर्स को स्टडी कर सकता है, समझ सकता है और फिर उसको सही फी बेस्ड का प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकता है। डिलीवरी चैनल एफिशिएंसी, तो वही बोला है कि अलग अलग डिलीवरी चैनल है। कुछ कस्टमर ब्रांच आना पसंद करते हैं, कुछ रिमोट यानी एटीएम और वो। तो हम सीआरएम से समझ सकते हैं कि कस्टमर को कौन से वाला डिलीवरी मिक्स सही रहेगा, मतलब कौन से वाला चैनल मिक्स जो है वो पसंद करेगा, तो उससे हम उसको समझ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को भी बैंक इस्तेमाल कर रहा है इसमें, जैसे आपका डेटा वेयर हाउस हो गया या डेटा माइनिंग हो गया। तो डेटा वेयर हाउस में सारा का सारा डेटा आपके सीबीएस से जाके स्टोर होगा, ठीक है। और डेटा माइनिंग में उसी डेटा वेयर हाउस के डेटा को स्टडी किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए, पार्ट 1 हमारा हो गया, इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्ट ऑफ सीआरएम इन बैंक। यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस चैनल को आप शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।